हेलो, इस वाली वीडियो में हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जीआई की। तो जीआई का बेसिक में हमें लेयर्स पता होनी चाहिए कि पूरी जो स्मॉल इंटेस्टीन है, स्टमक, इसोफेगस है, पूरा आपका जितना भी गट है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, इनर टू आउटर। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? म्यूकोजा। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी? म्यूकोजा। ओके, ये आपका ल्यूमन हो गया। ल्यूमन के सबसे पहले जो लेयर इनकाउंटर होती है वो होती है म्यूकोजा। फिर और अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं तो ये आ जाती है आपकी सब म्यूकोजा। फिर उसके बाहर होती है मस्क्यूलैरिस प्रोप्रिया। और जो सबसे बाहर की एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो कौन सी होती है? सेरोजा। तो इनर टू आउटर आपकी 4 लेयर्स हो जाती है। म्यूकोजा सबसे अंदर, सब म्यूकोजा, देन मस्क्यूलैरिस प्रोप्रिया या जिसको हम मस्कुलर लेयर बोलते हैं, एंड सबसे आउटर मोस्ट है सेरोसा। जो सब म्यूकोजा लेयर है, ये वाली लेयर, इसमें आपके मीजनर प्लेक्सेस होते हैं। कौन से प्लेक्सेस? मीजनर प्लेक्सेस। मीजनर प्लेक्सेस में क्या होते हैं कि सारी जितनी भी सिक्रीशंस वाले ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सारे सब म्यूकोजा में होते हैं, जिनको मीजनर प्लेक्सेस कंट्रोल करता है, जिनकी सिक्रीशन को। प्लेक्सेस इज़ व्हाट? प्लेक्सेस इज़ ग्रुप ऑफ नर्व्स जो कि इनको सिक्रीशन का सिग्नल देते हैं। ठीक है। फिर आपकी मस्कुलर लेयर आती है, मसल लेयर। मस्कुलर लेयर का काम है मतलब ये मस्कुलैरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें 2 तरह की मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। इसमें कौन सा प्लेक्सस आपका? प्लेक्सस क्या बताया मैंने? ये ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है, तो ये माइंट्रिक प्लेक्सस है। तो आपकी जो पूरी गट की मोटिलिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? माइंट्रिक प्लेक्सस। मायो मतलब क्या होता है? मसल। तो माइंट्रिक प्लेक्सस का काम है मोटिलिटी को प्रोवाइड करना, गट में गट की मोटिलिटी को रखना। तो माइंट्रिक प्लेक्सस विच इज़ प्रेजेंट इन मस्कुलैरिस प्रोप्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ द गट, एंड मीजनर प्लेक्सस विच इज़ प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन और ग्लैंडुलर सिक्रीशन प्रोडक्शन। जो भी जूसेस और जो भी आपका एंजाइम्स प्रोडक्शन होता है वो ये वाला प्लेक्सस कंट्रोल करता है। सबसे आउटर मोस्ट होता है सिरोसा। अब 2 एक्सेप्शन आते हैं। कौन सा जीआई का कौन सा पार्ट है विच लैक्स सिरोसा, जिसमें सिरोसा नहीं होता है? कौन सा है? सिरोसा एब्सेंट होता है जिसमें। सो सिरोसा इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। एक ही एक्सेप्शन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा पार्ट है गट का जिसके पास सब म्यूकोसा एब्सेंट होता है? सो सब म्यूकोसा इज एब्सेंट इन गॉल ब्लैडर। तो ये 2 एक्सेप्शन बनते हैं आपके पास। सिरोसा इसोफेगस में नहीं होता है, सब म्यूकोसा गॉल ब्लैडर में नहीं होता। ठीक है, ये पूरा आपकी लेयर्स हो गई। तो अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन में हमें देखना है कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो कैसे कैसे किस किस स्ट्रक्चर से पास होकर के फाइनली डाइजेस्ट होता है। तो अब एक हम आउटलायर देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, तो माउथ में आपके पास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। किस एंजाइम की हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ठीक है, तो ये कभी आया था क्वेश्चन में कि ये इस नाम से, तो याद रखना सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। और सलाइवरी अमाइलेज को कौन स्टिमुलेट करता है? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड स्टिमुलेट्स द सलाइवरी अमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। कितना परसेंट? 30% डाइजेशन यहीं स्टार्ट हो जाता है। फैट का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल लाइपेज। लिंगुआ मतलब टंग। ठीक है, तो लिंगुअल लाइपेज की हेल्प से फैट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए माउथ में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये हो गया आपके माउथ में इन दोनों का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बट प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, स्टमक में देखते हैं। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए आपके पास कोई एंजाइम नहीं है। प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपके पास पेप्सिनोजन रिलीज होता है। कहाँ से? चीफ सेल से। जब हम स्टमक की पूरी वॉल देखते हैं तो हमें हमें कई तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स। तो जो चीफ सेल्स होते हैं ना स्टमक में, वो रिलीज़ करते हैं पेप्सिनोजन। वो पेप्सिनोजन जिसके पीछे जन आ जाता है वो इनएक्टिव होता है, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पेप्सिनोजन रिलीज़ कर दिया चीफ सेल ने, बट इसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होती है ये। ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब देखा जाए तो ये जो HCl था ये किसने रिलीज़ करा था? पेराइटल सेल ने। ठीक है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में आपका चीफ सेल पेप्सिनोजन रिलीज़ करता है, पेराइटल सेल HCl रिलीज़ करता है। दोनों एक दूसरे
को मतलब सपोर्ट करते हैं, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ये फाइनली प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। फैट डाइजेशन के लिए आपके पास होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो स्टमक में किन दो चीज़ों का डाइजेशन स्टार्ट मतलब हो जाता है, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन होता है। तो एंजाइम्स याद रखना, फैट के लिए तो हमेशा ही लाइपेज है, जैसे वहाँ पे कौन सा लिंगुअल था लाइपेज, यहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का के लिए कोई एंजाइम नहीं है एंड माउथ में प्रोटीन के लिए कोई एंजाइम नहीं था। ठीक है, अब आते हैं, अब खाना पहुँच गया आपका स्टमक से ड्यूडेनम में। तो अब रिलीज़ होते हैं पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है वो स्लाइटली एल्कलीन होती है, 8.3 pH वाली होती है और बाइकार्बोनेट रिच होती है। अब इसका क्या रोल है कि क्यों ये बेसिक है, थोड़ी सी एल्कलीन pH क्यों है इसका, तो वो देखते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि डाइजेशन पेनक्रियाज से क्या क्या रिलीज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज़ होता है। फैट के डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड कोलाइपेज, ये दो एंजाइम रिलीज़ होते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए फिर से इसके पास जाइमोजेंस होते हैं विच आर ऑल्सो इनएक्टिव, जिनके पीछे जेंस आ जाता है वो इनएक्टिव होता है, जैसे पेप्सिनोजन। ठीक है, उनको एक्टिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीन पेनक्रियाज कुछ जाइमोजेंस प्रोड्यूस करती है जो कि इनएक्टिव होते हैं। उसके पास 3 तरह के जाइमोजेंस होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो इसके नाम के आगे भी फिर से प्रो आ गया तो इट इज़ ऑल्सो इनएक्टिव। काइमोट्रिप्सिन के पीछे भी जन आ गया, ये भी इनएक्टिव है एंड ये भी इनएक्टिव है। ओके, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा जब ये ड्यूडेनम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब क्या अहमियत है कि इनको क्यों इनएक्टिव रखा जाता है। होता क्या है, पेनक्रिया ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अगर ये पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं तो ये पेनक्रियाज के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर में प्रोटीन है, अब पेनक्रियाज भी तो एक ऑर्गन है ना, उसके अंदर भी प्रोटीन है उसकी वॉल में, उसके पूरे पैरेन्काइमा में। तो अगर ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये अगर पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं तो ये पेनक्रियाज को खुद के प्रोटीन को खुद डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, इसीलिए इनको इनएक्टिव रखा जाता है और जब इनको रिलीज़ कर दिया जाता है ड्यूडेनम में तभी एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसे कौन सी कंडीशन है, पेनक्रियाटाइटिस एक कंडीशन है, पेनक्रियाटाइटिस। उसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव है ये पेनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं और पेनक्रियाज को ही डैमेज कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की एटियोलॉजी क्या है कि ये जो जाइमोजेंस है इनका ऑटो एक्टिवेशन विद इन द पेनक्रियाज इटसेल्फ, जबकि इनका नॉर्मली एक्टिवेशन कहाँ होता है, जब ये ड्यूडेनम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो अगर ये हमारे पास गट है, ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है, ठीक है, ये आपकी पेनक्रियाज रही। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही खाना यहाँ पे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही खाना किस में आता है, ड्यूडेनम में आता है। तो ये जो ड्यूडेनम में खाना आया ये कैसा है, एसिडिक। ठीक है, स्टमक के पास डिफेंस मैकेनिज्म है इसकी वॉल को एसिड से बचाने के लिए। तो इस एसिडिक खाने से ये ड्यूडेनम भी डैमेज हो सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए पेनक्रियाज क्या रिलीज़ करती है, एल्कलीन सब्सटेंस, जो कुछ क्या रिलीज़ करेगी, बाइकार्बोनेट रिच सब्सटेंस रिलीज़ करेगी। बाइकार्बोनेट क्या है, एक तरह का बेस है। तो पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है आपका बाइकार्बोनेट रिच सब्सटेंस जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी और जो ड्यूडेनम की वॉल है उसको जलने से बचा देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस आर एल्कलीन, पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस आर बाइकार्बोनेट रिच, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये जो हमने जाइमोजेंस पढ़े पेनक्रियाज से जो रिलीज़ होते हैं ये यहाँ एक्टिवेट नहीं होते, यहाँ से यहाँ तो प्रोड्यूस होते हैं और ये सीधा कहाँ ड्रेन कर दिए जाते हैं, ड्यूडेनम में। अब यहाँ जा कर के ये एक्टिवेट होंगे और यहाँ जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रियाज के अंदर ये सब रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बट इनका एक्टिवेशन ड्यूडेनम में जाके होता है। अब देखते हैं इनका इनके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए। ट्रिप्सिनोजन है, ये जाइमोजन है, इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट होने के लिए एंटेरोकाइनेज चाहिए जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। अब ये जो एंटेरोकाइनेज है ये ड्यूडेनम में नहीं, ये कहाँ नहीं होता, पेनक्रियाज भी नहीं होता, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टीन में। तो जब ये ट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाज से निकल करके यहाँ इंटेस्टीन में आएगी तो एंटेरोकाइनेज है जो वो इंटेस्टीन में प्रेजेंट होगा, वो उस पर काम करके उसको एक्टिवेट कर देगा। इसलिए ट्रिप्सिनोजन कभी भी पेनक्रियाज के अंदर एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब ये इंटेस्टीन में आ जाता है ट्रिप्सिनोजन तब इस पर
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज़ करती है, एंटेरोकाइनेज, वो इस पे काम करके इसको एक्टिवेट कर देता है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक बार ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया, ये फर्दर इसको इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दो बस इस एंजाइम की हेल्प से। ट्रिप्सिन फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है पूरा मैकेनिज़्म इनके एक्टिवेशन का। अब एक चीज़ और है, जो ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिन है, ये तो है एंडोपेप्टिडेज, और ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये है एक्सोपेप्टिडेज। एंडो एंड एक्सो का क्या मतलब है? पेप्टिडेज क्या होता है? अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, कौन से बॉन्ड की हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हमने? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब जो एक्सोपेप्टाइड है, हमारे पास अकेला एक प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड ही है जो कि एक्सोपेप्टाइड है। एक्सो मतलब होता है ये बाहर से तोड़ना शुरू करता है, मतलब साइड साइड से, जैसे इसको तोड़ा, अब इसको तोड़ा, अब इसको तोड़ा, मतलब एक साइड से किनारे किनारे से तोड़ना शुरू करोगे। एक्सो मतलब बाहर से तोड़ना शुरू करेगा। लेकिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये एंडोपेप्टिडेज है। एंडो मतलब ये पेप्टाइड के बीच से किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडो एंड एक्सो? काइमो एंड ट्रिप्सिनोजन है, ये दोनों एंडो है, बीच से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो हमेशा एक्सो, बाहर से तोड़ना शुरू करता है। ये तो हमने देख लिया पेनक्रियाज के एंजाइम जो पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं ड्यूडेनम में। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए डाइसेक्राइडेज है, फैट के लिए इंटेस्टिनल लाइपेज है, एंड प्रोटीन के लिए पेप्टिडेज एंड एंटेरोकाइनेज है। अब ये जो एंटेरोकाइनेज है, ये हमने देखा ना कि ये स्मॉल इंटेस्टीन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये काम किस पे करता है? ट्रिप्सिनोजन पे काम करता है, इसको एक्टिव करवाता है। अब इनके फंक्शंस देखेंगे आगे। स्मॉल इंटेस्टीन से स्यूकस एंटेरिकस रिलीज होता है। स्यूकस एंटेरिकस इज रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, एंड स्मॉल इंटेस्टीन में भी कौन से पार्ट से? ड्यूडेनम से। इसलिए स्यूकस एंटेरिकस को क्या बोला जाता है? इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसको मतलब क्या अहमियत है इसकी? स्यूकस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टीन का एक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है। कहाँ से रिलीज होता है? एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्या ये स्यूकस एंटेरिकस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ म्यूकस। इसमें ये सारे एंजाइम्स भी इसी में आ जाते हैं। इसमें आयन्स आ जाते हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर। तो आपके पास करीबन 99% जो जूस है ना वो वाटर होता है, और बचा कुचा जो सामान है वो आपका म्यूकस है। म्यूकस किस लिए? ऊपर से एसिड आ रहा है ना, उसको भी उस वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, साथ में ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये भी स्यूकस एंटेरिकस का ही पार्ट है, आयन्स है एंड वाटर है। तो दिस इज़ कि स्मॉल इंटेस्टीन से क्या क्या रिलीज़ होता है। तो ये था पूरा डाइजेशन के एंजाइम्स। अब इनके एक एक करके देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का इंडिविजुअल डाइजेशन कैसे कैसे होता है।